अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का ताकतवर तरीन सियासी ओहदा संभालने में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और वो कल अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मगर अमेरिकी सदारत का मनसब संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के अगले 4 साल दौर को लेकर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दाएं बाजू की पॉलिसीज बैरूनी दुनिया से तजारती जंग और इत्तेहादी ममालिक को धमकियों पर बहस शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और ट्रंप की जानिब से अपने सियासी मुखालफिन, नाकदीन और अपनी ही जमात के बाद लोगों के खिलाफ बयानात, इकदामात और धमकियों ने अमेरिका के मुख्तलिफ हलकों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है और अमेरिका में इसी खौफ को डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले कई बिलियनर्स, बासहाफती इदारे और सियासी रहनुमा अपनी लाइन बदल कर ट्रंप के इत्तेहादियों की फहरिस्त में शामिल होने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि बाएं बाजू की जमातें और अमेरिका में पनाह गुज़ीन अफराद ट्रंप की टारगेट लिस्ट पर सरे फहरिस्त नजर आते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये वाजे कर चुके हैं कि वो अपनी सदारत के पहले ही दिन अमेरिका का सबसे बड़ा तारकीन वतन की नकल मकानी का ऑपरेशन शुरू करेंगे। पहले ही दिन मुस्लिम ममालिक से आने वाले पनाह गुज़ीनों पर पाबंदी लगाई जाएगी, शरीयत से मुतल्लिक सख्त कानूनी इकदामात का इतलाक होगा और कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस गिरफ्तार कैदियों को माफ़ी भी दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत को लेकर यह खदशात जाहिर किया जा रहा है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर इख्तलाफात राय को इस हद तक दर्दनाक बनाना चाहते हैं कि कोई उनसे इख्तलाफ राय की हिम्मत ही ना कर सके और इसीलिए ट्रंप ने सदारत संभालने से पहले ही न सिर्फ अमरीकी कांग्रेस बल्कि अदालतों, कारोबारी और तालीमी इदारों और सहाफती इदारों के खिलाफ खौफ का हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसका वाहिद मकसद उन अफसरान, जजेस और एग्जीक्यूटिव को अपने काम से रोकना है जो ट्रंप को चैलेंज कर सकते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस और डिज्नी जैसे इदारे और कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं, जो नवंबर के इलेक्शन से पहले तक तो डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, मगर ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद वो ट्रंप के दोस्तों की फहरिस्त में शामिल होने के लिए ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब को फंड भी कर रहे हैं और उन सहाफती इदारों से फंडिंग वापस ले रहे हैं जो ट्रंप के नाकदीन समझे जाते हैं। इस हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 रोज पहले तफसीली इदारिये में लिखा कि बिलाशुबा खौफ डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा तरीन हथियार है। ट्रंप ने अपने रियल स्टेट के एम्पायर भी अपने मुखालफिन और साथियों के खिलाफ मुकदमात और धमकियों के बल पर खड़ी की है। वो अपने सियासी मुखालफिन को भी तौहीन के हथियार के जरिए घुटनों पर लाते रहे। उन्होंने दूसरों के कैरियर खत्म करने की धमकियों से ही रिपब्लिकन पार्टी पर न सिर्फ अपनी गिरफ्त मजबूत की बल्कि अपनी ही जमात में मौजूद मुखालफिन की आवाज़ को भी दबाया और अमरीकी सदर के तौर पे भी उन्होंने अपने दफ्तर और सोशल मीडिया की ताकत के जरिए जिसे चाहा उनकी जिंदगी अजीरन की। मगर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करने की जरूरत पर जोर देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी इदारों और रहनुमाओं से अपील करते हुए कहा है कि यह वक्त अज़म और मज़ाहमत करने का है। ट्रंप की सदारत पर चेक रखना ही सबसे अहम है, लेकिन अगर इदारों ने खौफ और दबाव के आगे घुटने टेकते हुए यह फैसला किया कि लड़ने या रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है, तो न सिर्फ वो मुस्तकबिल में मजीद तौहीन और दबाव के रास्ते खोल देंगे बल्कि अपनी ताकत और असर रसूख भी खो देंगे। अमेरिका तब तक मजबूती से खड़ा रहेगा जब तक अमरीकी अवाम इसके लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। हथियार फेंकने, किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेने और कनाडा मुंतकिल होने की जरूरत नहीं। जो लोग सदर ट्रंप की दुश्मनों के नाम नहाद फहरिस्त में शामिल हैं, उन्हें हिफाजती इकदामात के तौर पर माफ़ी मांगने की कतन ज़रूरत नहीं है। ऐसे इकदामात न सिर्फ ट्रंप की तौहीन आमेज़ी का उन्हें सिला देते हैं बल्कि उन्हें जवाब भी फराम करते हैं। यानी अमेरिका की दाखिली सियासत में तो ट्रंप के अगले 4 साल दौर को लेकर बेचैनी और गैर यकीनी की सूरत हाल है, जबकि ट्रंप के अमेरिका के देरीना इत्तेहादियों, हमसायों और अहम तजारती शराकतदारों को धमकियों, दावों और ऐलानात ने अमेरिका के मगरबी इत्तेहादियों को भी परेशान कर दिया है। ट्रंप की तजारती और खारजा पॉलिसी को लेकर इस वक्त अमरीकी मीडिया समेत मुख्तलिफ हलकों को यह तशवीश लाक है कि 20 जनवरी के बाद का अमरीका कैसा होगा और क्या ट्रंप की अमरीका इत्तेहादियों के खिलाफ पॉलिसी दुनिया में अमरीका के असर रसूख में इजाफा करेगी या इत्तेहादियों को धमकाने का ये रवैया अमरीका के ग्लोबल इमेज को कमज़ोर करेगा। बहरहाल कल की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी, मगर ये तकरीब रिवायती तौर पर कैपिटल हिल की सीढ़ियों की बजाय शदीद सर्दी के बायस इंडोर होगी और 40 साल के बाद अमरीकी सदर की हल्फ बर्दारी की यह पहली तकरीब होगी जो कि इंडोर मुनक्किद की जाएगी। उससे पहले 1985 में अमरीकी सदर रोनाल्ड रीगन की हल्फ बर्दारी की तकरीब इंडोर हुई थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो समेत अमरीका में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा शरीक होंगे। अहम बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान ये वाज़ेह किया था कि उनकी ख़ारजा पॉलिसी अमरीका फ़र्स्ट की असूलों पर चलेगी, मगर इनके नाकदीन का दावा है कि ट्रंप की यह पॉलिसी अमरीका को इत्तेहादियों से दूर
आइसोलेशन की तरफ ले जा रही है और ट्रंप की जानिब से हलीफों के खिलाफ हरीफों जैसे बयानात और हरीफों को हलीफ बनाने की कोशिशें इसी रास्ते की जानिब पहला कदम है। 5 नवंबर को दूसरी बार अमेरिकी सदारती इलेक्शन में कामयाबी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अमेरिका के हमसायों और इत्तेहादी ममालिक जैसे कनाडा, पनामा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और मेक्सिको के खिलाफ सख्त बयानात दे रहे हैं। ये हैं वो धमकियां जो अमेरिका के इत्तेहादियों को भी परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के ज़ेर इंतजाम खुद मुख्तार जजीरे ग्रीनलैंड पर फौजी कब्जे का इशारा दे रहे हैं, जिसे ग्रीनलैंड की मादियाती वसाइल पर कब्जे की कोशिशों से जोड़ा जा रहा है। अहम बात यह कि ग्रीनलैंड और इसके आसपास आर्कटिक का खित्ता कुदरती दौलत से माला माल है। 2009 के यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस खित्ते में दुनिया का 13% तेल और 30% गैस हो सकती है, जिससे अभी तक निकालने की कोशिश नहीं की गई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अपने हमसाये पनामा को भी पनामा कनाल दोबारा अमरीकी कब्जे में लेने की धमकी दे चुके हैं, जहां से अमरीका के 40% तजारती कंटेनर्स गुजरते हैं और ट्रंप चाहते हैं कि पनामा अमरीकी जहाज़ों पर टैक्सों में कमी करे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे करीबी इत्तेहादी कनाडा की खुद मुख्तारी के खिलाफ भी मुसलसल बयान दे रहे हैं और वो तंजिया कहते रहे हैं कि कनाडा अमेरिका की 51st रियासत बन जाए तो ना कनाडा पे कोई टैरिफ आयद होगा और ना कनाडा को किसी खसारे का सामना करना पड़ेगा। अहम बात यह कि कनाडा के साबिक वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, जिन्हें पहले ही मुआशी मसाइल की वजह से अंदरूनी दबाव का सामना था, वो दबाव डोनाल्ड ट्रंप के बयान की वजह से मजीद बढ़ गया, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो अपने ओहदे पर 9 साल तक रहने के बाद इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। इसी तरह ट्रंप गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम तब्दील करके उसका नाम गल्फ ऑफ अमरीका रखने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं, जिस पर मैक्सिको की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये तो वो रवैया है जो नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने देरीना इत्तेहादियों और हमसायों के खिलाफ अपना रहे हैं। मगर मसला ये है कि सिर्फ ट्रंप ही अमरीकी इत्तेहादियों के खिलाफ बयान नहीं दे रहे, बल्कि उनकी नई एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल अफराद भी मुख्तलिफ मुल्कों में सियासी मदाखलत और दाएं बाजू के रहनुमाओं के हक में मुसलसल बयान देते नजर आ रहे हैं। दुनिया के अमीर तरीन आदमी और जामिया में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरबरा एलन मस्क बरतानिया के खिलाफ मुसलसल बयान दे रहे हैं। एलन मस्क ने रवां माह के शुरू में अपनी एक्स पोस्ट में सार्फिन से राय तलब करते हुए बरतानवी हुकूमत के खिलाफ लिखा कि क्या अमरीका को बरतानिया के अवाम को इनके जालिमाना हुकूमत से आज़ाद कराना चाहिए, जबकि उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म पर भी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया। जबकि कल अपने एक्स अकाउंट पर एलन मस्क ने यूरोप को अजीम बनाने की बात करते हुए लिखा कि अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बाद मेक यूरोप ग्रेट अगेन का वक्त है। इसके अलावा एलन मस्क ने जर्मनी में 23 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में असरअंदाज होते हुए एक्स पर 9 जनवरी को एक ऑडियो लाइव स्ट्रीम में इंतहाई दाएं बाजू की जमात की हिमायत करते हुए कहा कि सिर्फ AFD ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ही जर्मनी को बचा सकती है। जबकि एलन मस्क ने फ्रांस में सदर इमैनुअल मैक्रोन के मुकाबले में दाएं बाजू की रहनुमा मैरीन ले पेन की हिमायत में भी मुसलसल बयान दिए हैं। यानी अमरीका के नए सदर और उनकी टीम के अहम अफराद अपने इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ट्रंप रूस, चीन, शुमाली कोरिया समेत अमेरिका के रिवायती हरीफ समझे जाने वाले मुल्कों के साथ बातचीत पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को फौरी खत्म करवाना चाहते हैं। ट्रंप ने न सिर्फ जल्द रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है और इसके लिए कोशिशें भी तेज कर दी है, बल्कि 2 रोज पहले ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमेरिका और चीन के दरमियान बातचीत की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक दुनिया को अमन का गहवारा बना सकते हैं। रूस और चीन की तरह ट्रंप अमेरिका के एक और रिवायती हरीफ शुमाली कोरिया से भी बातचीत की ख्वाहिश रखते हैं और अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहते रहे हैं कि शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन्हें याद करते हैं। यानी अभी तक ट्रंप और उनकी टीम के लोग अमेरिकी इत्तेहादियों के खिलाफ तो बयान दे रहे हैं, मगर अभी तक ट्रंप या उनकी टीम की जानिब से अमेरिका के रिवायती हरीफ समझे जाने वाले रूस, शुमाली कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। इसलिए अब सवाल यह है कि ट्रंप की इन पॉलिसीज के पीछे क्या वजह है। ट्रंप अमेरिका की सालों से जारी खारजा पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतजाद लाइन क्यों ले रहे हैं, और क्या ट्रंप की ये बातें सिर्फ बयानात की हद तक हैं या फिर वो अमली तौर पे भी कुछ कर सकते हैं। इन सवालात को लेकर न सिर्फ अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक परेशानी का शिकार है, बल्कि अमेरिका के अंदर से भी बेचैनी सामने आ रही है। इस हवाले से अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इस तरह कि ट्रंप के इकदाम हमारी काबिल भरोसा इत्तेहादी होने की साख को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरे ममालिक को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इतने नाकाबिल एतबार सुपर पावर का साथ देना चाहिए या नहीं, जिससे यकीनी तौर पे हमारे माशी, सिक्योरिटी और सकाफती असर व रसूख को नुकसान पहुंचेगा। जबकि एक और अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने ट्रंप के इत्तेहादी ममालिक के साथ महाजराई को हैरान कुन करार देते हुए लिखा है कि नए सदर का इत्तेहादियों के साथ इस तरह की लड़ाइयाँ शुरू करना इंतहाई हैरान कुन और मायूस कुन है और दूसरे ममालिक के हुकाम के लिए
इन बातों को नजरअंदाज करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया होगा। जब बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की बात आती है तो अब ट्रंप ही अमरीकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो ज्यादातर ममालिक को दबाव में ला सकते हैं। इत्तेहादियों के साथ बात करने के लिए एक टेलीफोन कॉल काफी होती है, लेकिन ट्रंप इस बार अवामी तौर पर ताकत दिखाना चाहते हैं। यानी ट्रंप के सदारत संभालने से पहले ही नई अमरीकी इंतजामिया के अपने इत्तेहादी ममालिक के अंदरूनी मामलात में वाज़ेह मदाखलत नजर आ रही है, जिससे न सिर्फ अमरीका के इत्तेहादी और हमसाय ममालिक परेशान है, बल्कि अमरीका के अंदर से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अगले 4 साल का अमरीका कैसा होगा, ट्रंप अमरीका के ग्लोबल इमेज में क्या तब्दीलियां ला सकते हैं, हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सफीर डॉक्टर मलिया लोधी साहबा ने। डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे और मुख्तलिफ अमरीकी अखबार ये लिख रहे हैं कि अमरीका में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा खौफ है और इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा हथियार है वही ये खौफ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कई ऐसे टेक बिलियनर्स हैं, कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं जो अब अपनी वाबस्तगी तब्दील कर रहे हैं। पहले वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो मजबूर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने में, जिनमें जेफ बेजोस का नाम है, मार्क जुकरबर्ग का नाम है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि इतनी खौफनाक होगी पॉलिसीज रिपब्लिकन्स की और खासतौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, अमेरिका तो बहुत पोलराइज्ड है इस वक्त, और हमने इस इलेक्शन में भी देखा कि एक पोलराइज्ड नेशन था। तो उस पोलराइजेशन का ही ये पहलू है जो आप बयान कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनकी अंदरून पॉलिसीज़ में सिर्फ टेक्नोलॉजी और टेक बिलियनर्स का दखल नहीं होगा ना। सबसे बड़ा जो प्लैंक था उनका, इलेक्शन प्लैंक, जिस पे कि मैं समझती हूँ कि किसी हद तक उन्होंने इलेक्शन जीती है, वो है इमिग्रेशन और डिपोर्टेशंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन अमेरिका। तो उस पे मेरा ख्याल है जो खौफ है वो वाकई इट्स रियल। एंड देखना अब ये है कि किस हद तक सदर ट्रंप जाते हैं इन इम्प्लीमेंटिंग हिज पॉलिसी, बिकॉज ये तो उन्होंने बार बार कहा है कि मैं हज़ारों में लोगों को डिपोर्ट करूंगा। मलिया साहब, आपको लगता है क्योंकि पहले जब उनका पहला टर्म था उस वक्त भी उन्होंने इस किस्म की बातें की थी, लेकिन उस पर अप्लाई उस तरीके से नहीं किया था, अब वो फिर कह रहे हैं कि जैसे ही मैं आऊंगा पहले दिन जो इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ पॉलिसी बनाई जाएगी और उनको जो है मुल्क से निकाला जाएगा। आपको लग रहा है कि वो इस पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे? देखिए, कहना एक चीज़ होती है और करना एक और चीज़ होती है, लेकिन इस दफ़ा वो इलेक्शन जीते हैं इस इशू पे। तो मैं समझती हूँ कि अब ऑलरेडी रिपोर्ट्स कुछ आ रही हैं कि कुछ रियासतों में वहाँ पर रेड्स होनी शुरू हो गई हैं। तो अगर पहले से ही अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्शन ले रही हैं, तो इसका खतरा तो ज़रूर है कि ही विल इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक दिस। राइट। और सिर्फ जो अमेरिका में लोग हैं वो परेशान नहीं है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि उन्होंने अभी हल्फ उठाया नहीं है और वो खुद भी और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बयानात दे रहे हैं अपने जो हलीफ कंट्रीज हैं उनके हवाले से, या फिर जो अपने हमसाय ममालिक हैं जिनसे अच्छे ताल्लुकात रहे अमेरिका के, उनके हवाले से भी। मिसाल के तौर पे आपने शायद देखा हो एलन मस्क, जो कि ऑब्वियसली उनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे, उन्होंने कहा कि पहले तो हम कहते थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब हम कह रहे हैं कि मेक यूरोप ग्रेट अगेन का वक्त आ गया है। और यूरोपियन ममालिक के हवाले से वो मुसलसल बयानात दे रहे हैं और जो भी दाएं बाजू की वहां पे लीडर्स हैं उनकी सपोर्ट में खुल कर आ रहे हैं। इस मदाखलत को आप कैसे देखती हैं? देखिए, एक पहलू तो ये है जो आप बयान कर रहे हैं कि इलॉन मस्क जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहा है, ट्रंप के खुद बहुत ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूँगा, अब अगर मैं मिलिट्री फोर्स भी मुझे इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं करूँगा। लेकिन दूसरा पहलू भी हमें देखना चाहिए, अगर ट्रंप की इंटरवेंशन ना होती तो इस वक्त जो गाज़ा में जंगबंदी का मुआहदा हुआ है वो ना हो पाता। साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन की जंग जल्द अज जल्द मुज़ाकरात कराना चाहता है ताकि वो भी बंद हो। साथ साथ मैं समझती हूँ हमें इस पहलू पे भी थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए चीन के साथ। देखें, टॉप प्रायोरिटी जो फॉरेन पॉलिसी की होगी ट्रंप की, वो चीन होगा। सो उस हवाले से देखें, ट्रंप ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया कि उन्होंने प्रेसिडेंट शी को इनवाइट किया अपनी इनॉग्रेशन पे। प्रेसिडेंट शी तो नहीं गए, लेकिन चाइना का वाइस प्रेसिडेंट जा रहा है उनके इनॉग्रेशन पे। और ट्रंप ने प्रेसिडेंट शी से टेलीफोन पे बात की इनॉग्रेशन से पहले। तो मैं समझती हूँ हमें उस पे भी फोकस रखना चाहिए। दिस इज ठीक वेरी है, इंटरेस्टिंग उन्होंने मलिया साहब, मैं यही statement पूछना चाह रहा हूँ, दी ये है। बड़ा इंटरेस्टिंग है।
चीन के हवाले से उन्होंने कई बयान दिए, लेकिन अब वो जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, वो जा रहे हैं उनकी हल्फबर्दारी पे। पुतिन से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार वो कर चुके हैं, और रिवायती तौर पे हमने देखा है कि दोनों हरीफ हैं, रशिया और अमेरिका। फिर नॉर्थ कोरिया के हवाले से वो चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, उसका भी वो इजहार कर चुके हैं। लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये तो रिवायती तौर पर इत्तेहादी रही हैं। उनके जो लीडर्स हैं, उनके खिलाफ बयान देना या वहाँ पे जो दाएं बाजू के लीडर्स हैं उनकी सपोर्ट करने का, इसकी क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, पहले भी उन्होंने पहली टर्म में भी देखिए ट्रम्प कंसिस्टेंटली कहते आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि यूरोपियन मुल्क जो हैं वो अपने डिफेंस के लिए खुद पैसे खर्चें, ना कि सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड करें। तो तनकीद का तो निशाना वो कब से बनाते रहे। फिर उन्होंने नेटो पे भी सवाल उठाया था लास्ट टर्म में भी कि क्या नेटो की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो अगेन हमें देखना चाहिए कि रेट्रिक एक चीज़ होती है और फिर एक्शन, पॉलिसी एक्शन एक और होता है। तो यस, ये ज़रूर है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी हैं उन्होंने और उनकी टीम मेंबर्स ने, लेकिन हमें देखना है कि असल पॉलिसी वो क्या इख्तियार करते हैं। और बट ये ज़रूर है जो आप जिसकी निशानदेही कर रहे हैं कि यूरोप बहुत ही नर्वस है इस वक्त। यूरोप काफ़ी शेकन अप है और बिकॉज उनको नहीं पता कि किस हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप जाएंगे इन स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करके पॉलिसी में। और वैसे आपका तजुर्बा क्या कहता है कि जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, चाहे वो जर्मनी के इलेक्शंस के हवाले से हों, फ्रांस में इलेक्शंस के हवाले से हों, वहाँ पे जो लीडर्स को सपोर्ट करना चाह रहे हैं या उनकी जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वाकई ये सिर्फ बयानात रहेंगे कि अमल दखल भी होगा वहाँ पे, आपको लगता है उनकी पॉलिसीज का? बट शहजाद ग्लोबल स्टेबिलिटी इस पे मबनी नहीं है। ग्लोबल स्टेबिलिटी मबनी है अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के दरमियान। तो यूरोप के बारे में वो जो मर्जी कहते रहें, असल चीज जो कि दुनिया पे असर अंदाज होगी वो है कि अमेरिका जो है वो चीन के साथ क्या रवैया रखता है और फिर चीन का रिस्पांस क्या होता है। मैं समझती हूँ कि वी शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सम प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। वो ठीक है, वो भी हमें उस पर भी फोकस रखना चाहिए। बट द रियल इशू इज द फ्यूचर रिलेशनशिप बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। और आपको लगता है कि जो माजी में एक पॉलिसी, खारजा पॉलिसी या तजारती पॉलिसी रही है यूएस की चाइना और दीगर ममालिक के साथ, उससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिपार्चर होगा, कोई बहुत ज़्यादा तब्दील होगा या कंसिस्टेंट ही रहेगा? देखिए शहजाद, ट्रंप ने कहा तो है कि वो टैरिफ्स इंक्रीज करना चाहता है चाइना के इंपोर्ट्स पे और मुल्कों के भी इंपोर्ट्स पे जिनका ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। लेकिन अगेन अगर वो वाकई ये करते हैं तो वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अमेरिकन कंज्यूमर के लिए, बिकॉज इससे तो इन्फ्लेशन होगी, ज्यादा बढ़ेगी। इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी देयर इन अमेरिका। तो वो उनको फिर ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि वो अमेरिकन पब्लिक पे तो नहीं ना बोझ डालना चाहते। तो ठीक है, उन्होंने कहा है, देखते हैं कि किस हद तक वो करते हैं। बट आई डोंट थिंक वो इतने एक्सट्रीम पे जाएंगे जितना कि उनके कैंपेन रेट्रिक ने सजेस्ट किया है। सही। और इसके अलावा जो गजा जंग बंदी के हवाले से आज उसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका ऐलान 3 से 4 रोज पहले हुआ था, जो फर्स्ट फेज है जिसमें जो यरगमाली हैं उनका एक्सचेंज होगा। आपको ये जो पीस ट्रीटी है ये कितना इस वक्त आपको सॉलिड नजर आ रही है, और आपको लगता है कि इजराइल इस पर पाबंद होगा इसका, और माजी की तरह क्या हम ये तो नहीं देखेंगे कि जो भी मुआहदा होता है उसको ब्रीच किया जाएगा? देखिए, अभी तो बहुत अनसर्टन है, बहुत बेयकीनी है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। असल चीज़ तो होगी अगर ये सीज फायर होल्ड करता है, बरकरार रहता है फॉर द फर्स्ट फेज। पहला फेज कोई 6 हफ्ते का है। उसके बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे इस सीज फायर को परमानेंट बनाने के लिए, और उसके बाद जाके फिर पता चलेगा कि आया जंग वाकई बंद हो सकती है ऑन अ परमानेंट बेसिस या नहीं। फिर ये कि द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टाइन, मेरा ख्याल है कि ये जो नुस्खा जो कि यूएन मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस ने एंडोर्स किया 2 स्टेट सोल्यूशन का, देखना है बिकॉज उससे इजराइल तो हट चुका है। तो आया एक इंडिपेंडेंट फलस्तीनी रियासत कायम हो सकती कि नहीं। देखें, एक ही है की टू ड्यूरेबल पीस मिडल ईस्ट में, और वो है एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। अगर आगे जाके वो नहीं होता, वो नहीं बनती इस तरह से रियासत, तो फिर तो मिडल ईस्ट हमेशा किसी ना किसी जंग में मुलव्वस रहेगी। सही। तो सोल्यूशन जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन ही है, इसके अलावा मामला आपको नहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे? सोल्यूशन इज एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। फलस्तीन पर काबिज इजरायली फौज की जानिब से गजा में 15 माह तक इंसानियत के कत्ल-ओ-आम, खवातीन और बच्चों समेत 47,000 फलस्तीनियों की हलाकत और गजा के इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल तबाही और बर्बादी के बाद बिल-आखिर आज गजा के शहरियों को सुकून का सांस लेना नसीब हुआ है, क्योंकि आज अमरीका, कतर और मिस्र की सालिसी में इजराइल और हमास के दरमियान होने वाली जंग बंदी के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। और अब से कुछ देर पहले 3 इजरायली यरगमाली खवातीन को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद अब गजा में 8 अक्टूबर 2023 से जारी जंग के मुस्तकिल खात्मे की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मगर ये सवाल अब भी बरकरार है कि यरगमालियों की रिहाई के बाद भी इजराइल इस मुआहदे का पाबंद रहेगा या माजी के कई मुआहदों की तरह इस मुआहदे से भी पीछे हट जाएगा। आज इस जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होना था, मगर ये वक्त गुजरने के बावजूद इजराइल ने गजा पर यह कहकर हमला कर दिया कि जब तक हमास रिहा किए जाने वाले 3 इजरायली यरगमालियों की तफसीलात शेयर नहीं करता तब तक हमले जारी रहेंगे। इजराइल के इस हमले में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और फिर तकरीबन 3 घंटे की ताखीर के बाद जंगबंदी के मुआहदे पर दोपहर 2:15 पर अमल दरामद शुरू हुआ। अहम बात यह कि हमास और इजराइल के दरमियान 3 रोज पहले 3 मराइल पर मुस्तकिल जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था, जिसके मुताबिक जंगबंदी का पहला मरला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें हमास 94 यरगमालियों में से 33 इजरायली मुगवियों को रिहा करेगा और पहले दिन 3 यरगमाली रिहा किए जाएंगे, जबकि इसके बदले में इजराइल उम्र कैद की सजा काटने वाले कैदियों समेत 2000 के करीब फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिसमें से 700 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है, जिसमें 21 साल से कैद फलस्तीनी तंजीम अल फतह के रहनुमा मरवान बगौसी भी शामिल है, जिन्हें मौजूदा फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के मुतबादिल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा पहले मरहले में इजरायली फौज गजा में खुद को सिर्फ 700 मीटर तक महदूद कर देगी और 7 रोज के बाद इजराइल की तरफ से मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग भी खोल दी जाएगी। इसके अलावा मुआहदे में यह बात भी शामिल की गई है कि इजराइल मिस्र के साथ सरहद पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर में अपनी मौजूदगी कम करेगा, मगर कल इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपने खिताब में इसकी तरदीद करते हुए दावा किया है कि इजराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर में अपनी मौजूदगी मजीद बढ़ाएगा। मुआहदे के मुताबिक पहले ही मरहले में गजा के शहरी जुनूब से शुमाल की जानिब वापसी शुरू करेंगे और रोजाना की बुनियाद पर गजा में इमदादी सामान लाने वाले ट्रकों की तादाद 70 से बढ़ाकर 600 कर दी जाएगी। मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात पहले मरहले से 16वें दिन के बाद शुरू होंगे और हमास की तरफ से इजराइल के तमाम जिंदा मुगवियों को रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल इसके बदले में मजीद फलस्तीनी कैदी रिहा करने समेत गजा के मुकम्मल इंखला भी शुरू कर देगा, जबकि तीसरे मरहले में मुमकिन तौर पर हलाक मुगवियों की लाशों की हवालगी और गजा की तामीर नौ का 3 से 5 साल मंसूबा वाजे किया जाएगा। अब अहम बात यह कि इस जंगबंदी मुआहदे में तकरीबन वही शराइत हैं जो इससे पहले दिसंबर 2023 में जंगबंदी के मुजवजा मुआहदे में सामने आई थी, मगर इजरायली अपनी हट दर्मी पर कायम रहे। इस हवाले से कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान ने कल बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि जो फ्रेमवर्क हमने 2 दिन पहले मंजूर किया है, ये वही फ्रेमवर्क है जिस पर हमने दिसंबर 2023 में इत्तेफाक किया था। कतरी वजीर आजम जंगबंदी मुआहदे में ताखीर से होने वाली जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब BBC ने मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी पर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिस वक्त कतरी वजीर आजम जंगबंदी मुआहदे का ऐलान कर रहे थे, उससे ठीक 10 मिनट पहले भी हमास और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसमें मामलात खराबी की जानिब बढ़ रहे थे और आखिरी लम्हात में मुज़ाकरात नाकाम होने से रोकने की कोशिशें की जा रही थी। रिपोर्ट में मुज़ाकरात में शरीक ज़राए के हवाले से बताया गया है कि मुआहदे की शराइत तकरीबन वही हैं जो इससे पहले पिछले साल मई में सदर जो बाइडन की जानिब से पेश की गई थी, लेकिन तब इजराइल ने इन शराइत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे पर फरीकैन की राजी होने की वजह यह है कि हमास खित्ते में होने वाली तब्दीलियों की वजह से कमज़ोर पोजीशन पर है, जबकि नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के खसूसी एलची ने हमास के साथ साथ इजराइल पर भी दबाव बढ़ाया है, जबकि माजी में बाइडन इंतजामिया सिर्फ हमास पर ही दबाव डालती रही थी। बहरहाल कई माह की जिद के बाद इजराइल अब जंग के बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुका है, मगर इस जंग के आगाज़ पर इजराइल ने जो 2 अहदाफ मुकर्रर किए थे, उन दोनों में से उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ना ही इस 15 माह की जंग के नतीजे में हमास का मुकम्मल खात्मा हुआ है और ना ही इजराइल फौजी ऑपरेशन के जरिए यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बना सका। इस बारे में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा है कि हमास कमज़ोर तो हो चुकी है, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि हमास के जितने जंगजू खोए उतने ही जंगजू इनकी सफ़ों में शामिल हो चुके हैं। मगर अब देखना होगा कि जंग बंदी का ये मुआहदा कितना देर पास साबित होता है, क्योंकि इजराइल ने गजा में जिस किस्म की तबाही मचाई है,
اس کے بعد غزہ کی بحالی کے لیے مختلف اندازوں کے مطابق 1/2 سے زیادہ کا وقت درکار ہوگا۔ الجزیرہ کے مطابق 15 ماہ کی جنگ میں اب تک تقریباً 47,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ غزہ کے 90% رہائشی عمارتیں، 88% سکولز، 50% اسپتال، 68% زرعی زمین اور 65% روڈ نیٹ ورک مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ سے صرف ملبہ ہٹانے میں 14 سال کا وقت لگ سکتا ہے اور تباہ گھروں کی بحالی 2040 تک ممکن ہو سکتی ہے، جبکہ انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کا کل تخمینہ تقریباً $18 بلین سے زائد کا لگایا گیا ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو $190 بلین کیس میں جمعے کو سزا سنا دی گئی تھی، لیکن تحریک انصاف اور حکومت میں اس فیصلے کو لے کر تاحال بحث جاری ہے۔ ایک طرف حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان کی چوری پکڑے جانے اور جرم ثابت ہونے پہ سزا سنائی گئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ کیس بے بنیاد اور سیاسی ہے۔ لیکن اس پورے معاملے میں دو سوال اہم ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا این سی اے یا حکومت اور این سی اے کے معاہدے کی وجہ سے £190 ملین سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے یا دوبارہ وہ پراپرٹی ٹائکون کو واپس مل گیا ہے۔ ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے اس معاملے پہ بات کرتے ہیں کہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیسے اور کس معاہدے کے تحت گیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان معاہدہ تھا، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ جو پیسہ پاکستانی ریاست کو آنا تھا وہ پراپرٹی ٹائکون کے سپریم کورٹ کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت نے ایڈجسٹ کروائے تھے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ این سی اے نے پراپرٹی ٹائکون کی فیملی کے £190 ملین فریز کیے اور پھر ایک سول سیٹلمنٹ کے ذریعے دونوں فریقین یعنی پراپرٹی ٹائکون اور این سی اے نے معاہدے کیا کہ یہ پیسہ انفریز کر کے پراپرٹی ٹائکون کے سپریم کورٹ کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے جائیں گے۔ 2021 میں بزنس ٹائکون اور برطانوی ہوم ڈپارٹمنٹ کے درمیان کیس کی عدالتی آرڈر میں یہ لکھا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون کی فیملی اور این سی اے کے درمیان فریم ورک ایگریمنٹ کے تحت 6 نومبر 2019 کو یہ سیٹلمنٹ طے پائی۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا ہے کہ وہ اس سیٹلمنٹ کے پیسے 21 مارچ 2019 کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بحریہ ٹاؤن پر عائد 660 ارب روپے کے جرمانے کی ادائیگی میں ادا کر لیے جائیں گے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں باہمی رضامندی سے اکاؤنٹ کو فریز کرنے کے احکامات ختم کر دیے گئے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ این سی اے اور بزنس ٹائکون کی فیملی کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن کیا یہ صرف دو فریقین کے درمیان معاہدہ تھا؟ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کا اے آر یو یعنی کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا ادارہ شہزاد اکبر کے ماتحت اس پورے معاملے میں شامل تھا۔ این سی اے کے قانون اور پریس ریلیز کے مطابق یہ پیسہ ریاست پاکستان کو ٹرانسفر ہونا تھا اور اسی لیے حکومت پاکستان کا اس میں شامل ہونا ضروری تھا۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کے ڈاکیومنٹ، خط و کتابت اور شہزاد اکبر کے وزیر اعظم کو نوٹ جس کے تحت ڈیڈ آف کانفیڈینشلٹی طے کی گئی تھی، اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پراپرٹی ٹائکون کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرنا، این سی اے کی طرف سے اکاؤنٹ فریز کرنا اور پھر £190 ملین پاکستان لانے میں ان کا کردار رہا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب جون 2022 کو کابینہ نے حکومت اور این سی اے کے درمیان خفیہ معاہدے کو ڈی سیل کیا تھا تو اس پر پراپرٹی ٹائکون کی فیملی نے کیا اسٹیٹمنٹ جاری کیا۔ 15 جون 2022 کو پراپرٹی ٹائکون فیملی نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں لکھا کہ اس خفیہ معاہدے سے قبل این سی اے نے حکومت پاکستان سے منظوری حاصل کی اور برطانوی عدالت کے حکم کے بعد اکاؤنٹ فریز کرنے کے احکامات غیر مشروط طور پہ ختم کر دیے گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پراپرٹی ٹائکون اور این سی اے کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس پر این سی اے نے پاکستانی حکومت سے منظوری لی تھی اور اسے خفیہ رکھنے پہ دونوں میں اتفاق ہوا تھا، جس کو بعد میں 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت نے ڈی سیل کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا پیسہ پراپرٹی ٹائکون کے سپریم کورٹ کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان یعنی عوام کو ملا یا ایک طریقے سے واپس پراپرٹی ٹائکون کو ہی مل گیا۔ حکومت پاکستان جس کی منظوری سے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے، وہ نہ صرف اپنے خط و کتابت میں یہ بتاتی رہی ہے کہ یہ پیسہ ایسٹ ریکوری یونٹ کی مدد سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ملا، بلکہ اس معاملے پر کیبنٹ کی منظوری بھی لی گئی۔ 20 جنوری 2020 کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے لیٹر کے مطابق پاکستانی فیملی کے بینک اکاؤنٹ اور تقریباً £190 ملین کی رقم دسمبر 2019 میں ریاست پاکستان کو واپس کر دی گئی تھی۔
अब शहजाद अकबर का नोट जो वजीर आजम इमरान खान को भेजा गया उसके नुकात आपके सामने रखते हैं। शहजाद अकबर ने वजीर आजम को नोट के पॉइंट नंबर 3 में लिखा कि मुंजमद अकाउंट समेत 139 मिलियन पाउंड की कुल रकम रियासत पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के लाइबिलिटी अकाउंट में वापस कर दी गई है। इसी नोट के पॉइंट नंबर 10 में शहजाद अकबर ने लिखा कि पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 173 और रूल ऑफ बिजनेस के रूल 7 के तहत ऐसी किसी भी मुआहदे के लिए हुकूमत पाकिस्तान यानी कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है, इसलिए खुफिया मुआहदे की कैबिनेट से मंजूरी ली जा रही है। यानी हुकूमत को पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाने का पता था, लेकिन हुकूमत तासुर देती रही कि पैसा पाकिस्तानी रियासत को मिल रहा है। अब इस मसले पर तहरीक इंसाफ का कहना है कि पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने का मतलब भी यही है कि पैसा पाकिस्तानी रियासत को मिला है। ये बात इसलिए गलत है कि प्रॉपर्टी टाइकून ने सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने अकाउंट में 460 अरब रुपए जमा करवाने हैं, और अगर 190 मिलियन पाउंड यानी कि 35 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के बजाय रियासत पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में आते तो इसका मतलब ये होता कि रियासत को कुल 495 अरब रुपए मिलते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में एडजस्टमेंट के बाद रियासत को कुल रकम 460 अरब रुपए मिलना थी। इस पर कल सलमान अकबर राजा ने यह दलील दी कि क्योंकि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में था और सिंध हुकूमत को नहीं ट्रांसफर किया गया था, इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये बिजनेस टाइकून की जो लायबिलिटी अकाउंट है उससे एडजस्ट कर दिया गया है। उस अकाउंट में आ जाने से वो पैसे जो थे हुकूमत पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर नहीं गए, वो पैसे उसी अकाउंट में पड़े रहे। और जब हुकूमत पाकिस्तान को बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हुकूमत पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनने के बाद वो पैसे उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत को दे दिए। लिहाजा वो पैसे और उसको एडजस्टमेंट नहीं तस्वुर किया। ये डबल पैसे आते हैं ना। मिसाल के तौर पे ये तकरीबन उस वक्त के हिसाब से 35 अरब रुपए अगर पाकिस्तानी बनते थे, तो ये अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलते हैं एनसीए की तरफ से, यानी कि आपको अलहदा 35 अरब रुपए जो है वो जमा करवाने पड़ते सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो बाद में सिंध हुकूमत को जाते फिर। जी अब भी कराने पड़ेंगे। एक तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये रकम जो है उस मद में नहीं एडजस्ट हुई ना, कभी भी नहीं हुई। ये रकम वहां पड़ी रही और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने ये रकम हवाले कर दी और ये कहा कि जो उनकी 460 अरब की लायबिलिटी है वो खड़ी हुई है उसी तरह। जी वो तो बाद में 2023 में वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट वाज लाइक रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट गलत तौर पे इस्तेमाल किया गया है, ना सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में ये लाया गया। बात शायद सुनना नहीं चाह रहे या समझ नहीं रहे, मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने से सुप्रीम कोर्ट की तहवील में आई ना, वहां आ जाने से बजाते खुद जो उनकी लायबिलिटी थी, जो रकम उन्होंने मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी को अदा करनी थी, वो नहीं अदा हुई ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि ये रकम मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले की जाए या ना की जाए। जो 408 अरब रुपया उन्होंने देना है उस मद में इसको एडजस्ट किया जाए या ना किया जाए, वो नहीं हुआ। वो रकम आई सुप्रीम कोर्ट की तहवील में, वहीं पड़ी रही, वहां से एक पैसा आगे नहीं गया, और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने वो रकम जो है रियासत पाकिस्तान को दे दी। यानी सलमान अकबर राजा ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से मुंतकिल सिंध हुकूमत को नहीं की गई, लिहाजा इसका ये कहना गलत होगा कि बिजनेस टाइकून के अकाउंट से उस लायबिलिटी को एडजस्ट कर दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये पैसा रुका रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से फिर रुका रहा। जो काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करना था वो हो चुका था। उन्होंने कहा तो ये, और काबीने को भी बताया कि ये पैसा जो है रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल होगा, लेकिन ये पैसा रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल नहीं हुआ था, ये बिजनेस टाइकून के सुप्रीम कोर्ट में लायबिलिटी अकाउंट से एडजस्ट कर दिया गया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।